हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं यार मैथ्स का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करके फ़ौरन क्या कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो पहले रिवीजन करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चंस वगैरह पे देखेंगे। देखो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग मैथ्स का लीनियर अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं। पहले से ट्रेस कोई भी मैट्रिक्स का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल्स का सम होता है A11 A22 A33 FNN। ठीक है, सबको सम कर देंगे। और दूसरा चीज़ का कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो सब देखते जाते हैं। ठीक है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए ही आएगा, और ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सेम चीज़ इन्वर्स के साथ होता है, ए बी का इन्वर्स करते हैं ना तो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, मतलब इक्वली सेपरेट हो जाएगा, डायरेक्ट सेपरेट हो जाएगा। ए ट्रांसपोज का पावर एन इक्वल टू ए एन का पावर ट्रांसपोज। ठीक है, दूसरे ट्रेस कोई भी मैट्रिक्स का ए इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज। दोनों बात बराबर है क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो चाहे तो ए ट्रांसपोज का सम निकालो प्रिंसिपल डायगोनल्स का, चाहे तो ए का निकालो, दोनों का सेम आएगा। ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। ठीक है, दूसरा चीज़ देखते हैं, आगे देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन यही होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होना चाहिए और ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होना चाहिए, मतलब ith रो और jth कॉलम और jth कॉलम और ith कॉलम ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होता है, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई होता है। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए इंटू ए ट्रांसपोज या फिर ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, एंड दोनों साइड में अगर इन्वर्स अप्लाई करते हो, दोनों साइड में इन्वर्स अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये ए ट्रांसपोज आएगा इक्वल टू ए इन्वर्स। इट मीन्स ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज, यानी कि क्या बोल सकते हैं, समझे। तो ए इन्वर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज। दूसरा चीज़, अगर मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ए इक्वल टू x1 x2 x3, मतलब ये कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 है, 3 × 3 मैट्रिक्स में अगर ये ऑर्थोगोनल दिया हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट क्या करना, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के जीरो कर दो। x1 डॉट x2 इक्वल टू जीरो, x2 डॉट x3 इक्वल टू जीरो, x3 डॉट x1 इक्वल टू जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर दूसरा चीज़ लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। ठीक है, या फिर दूसरा चीज़ ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट वाला। दूसरा चीज़ ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल एक होता है, ऑर्थोगोनल देख लीजिए, एक होता है ऑर्थोनॉर्मल। क्या होता है ऑर्थोनॉर्मल में, क्या होता है, सेम ऑर्थोगोनल का ही कंडीशन होता है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही होता है, पर इसका मैग्नीट्यूड जो होता है क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, फिर देखते हैं कंजुगेट सिमेट्रिक, सॉरी कंजुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होता है, कंजुगेट मैट्रिक्स बोलते हैं कि ए आई जे का जब कंजुगेट लेंगे तो ए आई जे का बार ले हो जाएगा। ठीक है, ये कंजुगेट में। हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होता है, ए कंजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज के बराबर होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ए आई जे का जो कंजुगेट होगा वो ए जे आई के बराबर होगा, और इसमें ए आई आई रियल होगा। हार्मेशियन मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना है ए आई आई जो प्रिंसिपल डायगोनल है वो रियल होना ज़रूरी है। ठीक है, चाहिए तो लोअर ट्रायंगुलर या फिर हायर, मतलब लोअर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स और इसमें हायर ट्रायंगुलर एलिमेंट्स का सिर्फ बात होगा ना। दूसरा चीज़ देख सकते हो ये वाला भाई, अगर ए कंजुगेट का अगर ट्रांसपोज करते हो या फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो इधर तो ए बन जाएगा और इधर क्या बन जाएगा, इसको चेक करो, इसी को ए थीटा बोलते हैं। ठीक है, इसी को ए थीटा बोलते हैं। यानी दूसरा चीज़ बोल सकते हैं कि ये एनी मतलब क्या करो, डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव कर दो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का जो ये क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट को डायरेक्ट नेगेटिव कर दो। ठीक है, आर कंजुगेट विल सी इधर। फिर क्या बोल रहा है, अस्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। अस्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ए कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी ए आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई का ट्रांसपोज, और ए आई आई जो प्रिंसिपल डायगोनल्स के एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो या फिर हमेशा प्योरली इमेजिनरी, हमेशा ध्यान में रखना। क्वेश्चंस बनेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखो तो यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए इंटू ए थीटा या फिर ए थीटा इंटू ए इक्वल टू क्या होता है, आई होता है, यानी बोल सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू ए थीटा बोल सकते हैं। ठीक है, यही वाला ये हार्मेशियन मैट्रिक्स का जो ए कंजुगेट का जो ट्रांसपोज है ना उसी को ए थीटा बोलते हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं वही मैट्रिक्स दिया हुआ है यार, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए एन क्रॉस एन इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगर कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स और बोलेगा चलो बताओ सिमेट्रिक पार्ट बताओ और अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट बताओ, तो ये फार्मूला से सिमेट्रिक पार्ट निकाल देगा, ये फार्मूला से अस्क्यू सिमेट्रिक पार्ट निकाल देना। उसी तरह से सेम हार्मेशियन और अस्क्यू हार्मेशियन का भी कंसेप्ट है। ठीक है, हाफ ऑफ ए प्लस ए थीटा जो हार्मेशियन मैट्रिक्स का होता है, हाफ ऑफ ए माइनस ए थीटा अस्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स का होता है। ठीक है, तीसरा चीज़ ये एल यू डिकम्पोजिशन वाला देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स अगर एल यू डिकम्पोजिशन को फॉलो कर रहा है, इट मीन्स एल एन क्रॉस एन और ये लोअर और अपर है। ठीक है, तो
एल एन क्रॉस एन और ये अपर एन क्रॉस एन। तो इसमें बोल सकते हैं चाहे तो एल आई आई जी 1 होगा या फिर यू आई आई 1 ले सकते हो, किसी में भी ले सकते हो, क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा। ठीक है, अगर नहीं मेंशन किया रहे तो एक बार इसे चेक करना पड़ेगा, फिर एक बार इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चंस में देखेंगे। तीसरा चीज़ देखो यहाँ पे जो ये है उसको देख लेते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा स्लाइड करते हैं नहीं दिखाई देगा, नहीं इधर पीछे तुम लोगों को नहीं दिखाई देगा। ठीक है, दिख रहे हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे यही था ना, ये वाला, यानी क्या बोल सकते हैं, इफ़ ए हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई ए क्या होगा, अस्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ध्यान में रखना, अगर ए हार्मिशियन मैट्रिक्स है तो आई ए क्या होगा, अस्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, यानी एल को क्या लिख सकते हैं, एल ऐसे लिख सकते हैं, एल एन क्रॉस एन इक्वल टू L11 0 0, L21 L22 0, फिर L31 L32 और इधर L33। ये लिखने का फॉर्मेट है। ठीक है, ऐसे ही लिखना पड़ेगा तुम्हें, ये अपर और ये लोअर वाला। फिर इसको U11 U12 U13 0, U22 U23 0 0 U33। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये दोनों को मैट्रिक्स को मतलब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स वाला बन जाएगा। ठीक है, आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू ए के बराबर होता है, यानी बोल सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी ए का पावर एन इक्वल टू ए भी होता है। और जैसा देखो ये भी, ये जो कंसेप्ट यहाँ लिखा हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, ए बी इक्वल टू बी एंड बी ए इक्वल टू ए होगा। इसका जो लास्ट वाला है बी और यहाँ भी बी, तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा, और यहाँ फर्स्ट वाला लास्ट वाला ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट वाला इक्वल है ए बी इक्वल टू ए और बी ए इक्वल टू बी, देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी। पर कन्वर्स हमेशा ट्रू नहीं है, समझे, कन्वर्स ट्रू नहीं है। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स का देखते हैं। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है, यानी बोल सकते हैं अगर दोनों साइड इन्वर्स अप्लाई करते हैं तो ए इक्वल टू इन्वर्स, यानी इसको सेल्फ इन्वर्स भी बोला जाता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स को। ठीक है, फिर तीसरा होता है नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है ए का पावर के इक्वल टू 0। ठीक है, आगे कुछ जैसे ये तो कंसेप्ट हो गया मैट्रिसेस का सारा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट पे। डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट अगर किसी का भी डिटर्मिनेंट निकालते हैं कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है, तो जे इक्वल टू 1 से लेके n तक लेते हैं, और -1 का पावर 1 प्लस जे, जे क्या कॉलम है। ठीक है, ए 1 जे, हम क्या कर रहे हैं, वन रोथ को फिक्स कर रहे हैं, वन रोथ को फिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, माइनर्स हैं। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, इसको एक्सपांड करो ना, अगर 3x3 मैट्रिक्स है तो एक्सपांड करोगे, -1 का पावर 1 प्लस 1 A11 इंटू del11 प्लस -1 का पावर आई, पहले क्या करो, जे के जगह पे एक बार 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, और एक्सपांड कर दो। समेशन है, मतलब इसका मतलब सबको ऐड कर देंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है यार, डिटर्मिनेंट ए निकालो या फिर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, दोनों का बद बराबर है। ए बी का डिटर्मिनेंट इक्वल क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। ए का पावर एन का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए का पावर एन। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, के का पावर एन। एन क्या होता है, वो उसका ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का। ठीक है, के का पावर एन इंटू ए इंटू एन इंटू ए। ठीक है, अगर सपोज कहीं पे के मल्टीप्लाइड है इस तरह से, के इंटू ए बी सी डी ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो चाहे तो ये फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या फिर सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई होगा या फिर फर्स्ट रो में या फिर सेकंड रो में। ठीक है, किसी एक में, ये नहीं कि सब में मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट में, मैट्रिसेस में होता है कि सबसे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, फिर आगे देखो तुम लोग, ये एडजॉइंट ऑफ ए एन, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट अगर निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट निकालते क्या निकलता है, मोड ए का पावर n माइनस 1, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या निकलता है, मोड ए का पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ n माइनस 1 का पावर 1 था, एक ही एडजॉइंट था, दो एडजॉइंट है मोड मतलब n माइनस 1 का पावर 2 है, 3 एडजॉइंट रहेगा और उसका डिटर्मिनेंट रहेगा, क्या लिखेंगे, n माइनस 1 का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, मोड ए का पावर n माइनस 2 इंटू ए। अगर एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट अगर 3 एडजॉइंट रहेगा तो मोड ए का पावर n माइनस 3 इंटू ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट रहेगा तो मोड ए का पावर n माइनस 4 इंटू ए। ठीक है, ये ध्यान में रखना, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और टाइम नहीं है कि तुम वहाँ ड्राइव करोगे। ठीक है, तो इसीलिए टाइम को बचाना भी तो है। फिर आते हैं थोड़ा सा डिटर्मिनेंट को कुछ और प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे। क्या लिख बोल रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर डायगोनल मैट्रिक्स का क्या सिंपली कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसको क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है, 0 होता है या फिर 1 होता है। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू 0 होता है कब, इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है कब, जब ऑर्डर क्या होगा, ऑड होगा, और परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब ऑर्डर इवन होगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल या फिर इनवोल्यूटरी या फिर यूनिटरी मैट्रिक्स का क्या होता है, +-1 होता है डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, सारे शॉर्ट नोट्स मतलब इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओनली फॉर 2 वेक्टर्स रेशियो मेथड कैन बी अप्लाई।
जैसे कि एक्स इक्वल टू, अगर मान लेते हैं सपोज ये कोई वेक्टर है, ठीक है, थोड़ा सा मैट्रिसेस पे आते हैं। ये कोई A1 A2 A1 B1 A2 B2 A3 B3, ठीक है, कोई दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि एक एक्स वेक्टर दिया हुआ है A1 आई कैप A2 जे कैप A3 के कैप, और इससे हम इस तरह से दिया हुआ है। अगर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई A1 बाई B1 इक्वल टू A2 बाई B2 इक्वल टू A3 बाई B3 अगर हो जाएगा, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, x1 और x2 जो होगा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहा है ना, इसीलिए क्या बोल रहे हैं हम। मेथड 2, इफ देर इज एनी नन जीरो माइनर्स ऑफ 2 × 2 देन 2 वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्या बोल रहे हैं, एनी नन जीरो, एक भी अगर नन जीरो माइनर्स निकलेंगे 2 × 2 के, इसका मतलब वो क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। और अगर सब जीरो हो जाएंगे, ऑल 2 × 2 मैट्रिक्सेस अगर जीरो हो जाएंगे, तो क्या बोलेंगे, ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ शॉर्टकट से डिटरमिनेंट का ये देख लो। सब में 1 1 1 रहेंगे, बस डायगोनल एलिमेंट्स कुछ एडेड रहेंगे A B C D, तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD इंटू 1/1 + A 1 + B 1 ABCD इंटू 1 + 1/A + 1/B + 1/C + 1/D, ठीक है। और अगर साइक्लिक ऑर्डर में रहेंगे, जैसे ABC BCA CAB, तो कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स ABC माइनस A³ माइनस B³ माइनस C³। अगर यहाँ पे A है ले, यहाँ पे B है, यहाँ C है, और डायगोनल एलिमेंट्स 1 एडेड है, तो डायरेक्ट क्या करना, सबको ऐड कर दो, 1 + A + B + C, सिंपली ऐड करके लिख दो आंसर, ठीक है। एक होता है वांडर मोड। वांडर मोड ये ध्यान में रखना, क्या होना चाहिए, यहाँ पे x का पावर 0 होना चाहिए, फिर x का पावर 1 होना चाहिए, फिर x का पावर 2 होना चाहिए, फिर आगे बढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कितनों भी ये ऑर्डर कितनों भी होना चाहिए, पर स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, x का पावर 0 से, y का पावर 0 y का पावर 1 y का पावर 2 z का पावर 0 z का पावर 1 z का पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट डिटरमिनेंट, नीचे से स्टार्ट करते जाओ और सब्ट्रैक्ट करते जाओ, यानी नीचे से स्टार्ट करते जाओ, z - y फिर z - x, और कहाँ से स्टार्ट करना, पावर 1 वाला से, पावर 1 वाला से ध्यान में रखना, ठीक है। z - y फिर z - x फिर y - x, अब खत्म हो गया ना। देखो z का पारी z से सब्ट्रैक्ट करो तो z से सब्ट्रैक्ट होगा y फिर x, फिर y से सिर्फ x ही, और तो नहीं बचा हुआ है। फिर जैसा देखो होता है ये ए, अगर कोई, जैसे कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर ये लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक है और ये अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक है, मतलब 0 0 तुम्हें ढूंढना है, ठीक है, जितना 0 होगा 0 0 ढूंढोगे, और ये जो D1 और ये D2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब दोनों का डिटरमिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकलेगा, ए का डिटरमिनेंट निकल जाएगा। ट्रायंगुलर ब्लॉक मैट्रिक्स है, ठीक है, ये लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक, ये अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक, ठीक है। तो चाहे तो लोअर ट्रायंगुलर ब्लॉक 0 हो, या फिर अपर ट्रायंगुलर ब्लॉक हो, या फिर दोनों 0 हो, ठीक है। क्वेश्चंस में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा ये चीज़, ठीक है। ध्यान में रखना भी, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की इक्वल क्या होता है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए, यानी कि डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, तभी इनवर्स निकलेगा, ठीक है। यानी एडजॉइंट ए इक्वल टू बोल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। कोफैक्टर ये होता है, जैसे कि माइनर्स में अगर हम उसका साइन ले लेंगे, माइनर्स में अगर हम साइन ले लेंगे तो उसी को बोलते हैं कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना है, ठीक है। दूसरा चीज़ और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर मान लेते हैं सपोज 2 × 2 मैट्रिक्सेस दिया हुआ है, ठीक है, ए इक्वल टू ABCD, अगर 2 × 2 मैट्रिक्सेस दिया हुआ, उसका ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 बाय डिटरमिनेंट इनटू ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट है उसको एक्सचेंज कर दो और इसमें साइन चेंज कर दो, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो और इसमें साइन चेंज कर दो, ठीक है, ऐसे याद रखना। तीसरा चीज़ देखो, अगर DABEC इक्वल टू आई दिया हुआ, अगर उसका इन्वर्स निकालना है, किसका, सपोज B इन्वर्स निकालना है, तो बी इनवर्स निकालना है ना, तो बी के बाद वाला से स्टार्ट करो, इस साइक्लिक ऑर्डर में घूम जाओ, मतलब क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज में घूम जाओ, ठीक है। जैसे कि ECDA, ठीक है, अगर ई इनवर्स निकालना है तो ई के बाद क्या है, CDAB, अगर ए इनवर्स निकालना है तो ए के बाद क्या है, BEC, उसके बाद D, तो वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा यार कुछ रैंक वगैरह का कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि रैंक वाला क्वेश्चन तुम लोग देखते ही हो, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बन जाते हैं रैंक के, ठीक है। उसको थोड़ा सा देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम्स इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, ठीक है। फिर दूसरा चीज़ बोल सकते हैं हायर ऑर्डर ऑफ नन जीरो माइनर्स, उसको भी रैंक बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं सपोज 3 × 3 मैट्रिक्स है, और ए 3 × 3 जो है, डिटरमिनेंट 3 × 3 अगर 0 है, इसे देखो, इसे समझ में आएगा, ठीक है। अगर कोई 3 × 3 मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर 3 × 3 डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो क्या बोल देंगे, ऑर्डर 3 हो जाएगा सिंपली। और अगर 3 × 3 का डिटरमिनेंट अगर 0 है, इसका मतलब कि रैंक तो 3 नहीं आएगा, 3 से कम आएगा, यानी रैंक ऑफ A3 नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ A, यानी कि रैंक ऑफ A3 क्या होगा, ऑर्डर ऑफ A से छोटा होगा। इफ़ देर एग्जिस्ट ए नन जीरो माइनर
ऑफ 2 क्रॉस 2, देन रैंक ऑफ A3 इज 0। अगर एक भी नन जीरो माइनस 2 क्रॉस 2 का एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब बोल देंगे कि A3 का जो रैंक आएगा क्या आएगा, 2 आ जाएगा। और अगर सारे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर 0 हो जाए, माइनस अगर 0 हो जाए, तो क्या बोल देंगे, 2 भी रैंक नहीं आएगा, मतलब 2 से कम आएगा, तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। अगर इसमें भी सेम चीज़, अगर देर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नन जीरो माइनर ऑफ 1 क्रॉस 1, यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का देखे थे, यहाँ पे 1 क्रॉस 1 का, अगर एक भी नन जीरो 1 क्रॉस 1 माइनर निकल जाएगा, हम बोल देंगे रैंक ऑफ A3 इक्वल टू 1 आ गया, नहीं तो 0 आ जाएगा सिंपली, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, अगर रैंक ऑफ A3 इक्वल टू ऑर्डर होना होगा तो डिटर्मिनेंट को 0 नहीं होना होगा। अगर रैंक ऑफ AN इज लेस देन ऑर्डर होना होगा तो डेफिनेटली डिटर्मिनेंट को 0 होना होगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज देखते हैं रैंक के, ठीक है। रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ A ट्रांसपोज, रैंक ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ A। रैंक ऑफ A M क्रॉस N मैट्रिक्स है, तो उसका क्या होगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ M क्रॉस N। M और N का जो मिनिमम होगा उससे तो ये छोटा ही होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए रैंक, ठीक है। रैंक ऑफ A इंटू B इक्वल टू लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A और रैंक ऑफ B। रैंक ऑफ A प्लस B इक्वल लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B, सम का भी ये छोटा होना चाहिए। रैंक ऑफ A माइनस B इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू रैंक ऑफ A माइनस रैंक ऑफ B। रैंक ऑफ अगर जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक 0 हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो रैंक क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, ठीक है। 9th में दिया हुआ रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, नंबर ऑफ नन जीरो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नन जीरो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, नन जीरो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। तो क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का रैंक होगा, ठीक है। जब कोई डिटर्मिनेंट को उसको कोफैक्टर से रिप्लेस करते हैं तो जो नया डिटर्मिनेंट आता है ना, उसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल का ऊपर डेल एन माइनस 1। और एक चीज़ यार देखो, यहाँ पे हम लोग कहीं पे देखे थे वो साइक्लिक वाला, ठीक है। साइक्लिक वाला में यही ये क्या बोलते हैं फार्मूला आया हुआ था, 3ABC माइनस A क्यू माइनस B क्यू माइनस C क्यू। कभी कभी पूछ देता है ऐसा उल्टा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस C है, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कभी कभी पूछ देता है अगर ये 0 है तो क्या होगा, चाहे तो A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, या फिर ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अगर ये सारा टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 2 करो, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो A माइनस बी का होल स्क्वायर, B माइनस सी का होल स्क्वायर, C माइनस A का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में बनेगा, ठीक है। इट मीन्स चाहे तो ये 0 होगा या फिर ये 0 हो जाएगा, और ये 0 होगा तो मतलब क्या, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C, C इक्वल टू A होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर कब 0 होता है, जब सारे एलिमेंट इक्वल होते हैं। माइनस ऑफ A प्लस बी प्लस सी इंटू A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3AB प्लस BC प्लस C है, ठीक है। तो देखो यार थोड़ा सा देखते हैं कि लीनियर सिस्टम पे देखते हैं, ठीक है। लीनियर सिस्टम का क्या कंसेप्ट है, तो अगर होमोजेनियस सिस्टम होगा इट मीन्स AX इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। नॉन होमोजेनियस सिस्टम क्या होता है, AX नॉट इक्वल टू B के फॉर्मेट में होता है, AX इक्वल टू B के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। अगर होमोजेनियस सिस्टम में अगर यूनिक सॉल्यूशन है इट मीन्स क्या होगा, X इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, चाहे तो यूनिक सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। चाहे तो इस केस में देख लो या फिर इस केस में देख लो, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, इट मीन्स रैंक ऑफ A इक्वल टू N के बराबर हो जाएगा। N क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, या फिर अननोन बोल सकते हो, ठीक है। अगर इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन है इट मीन्स X नॉट इक्वल टू 0 होगा और डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, चाहे तो इन्फाइनेट सॉल्यूशन हो या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इन्फाइनेटली मनी सॉल्यूशन हो, क्या होगा, डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रैंक ऑफ A इज लेस देन रैंक ऑफ मतलब अननोन्स, ठीक है, N। इसको बोल सकते हैं अनडिटर्मिनेंट सिस्टम भी बोल सकते हैं, अनडिटर्माइंड सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी पता ही नहीं निकलेगा ही नहीं तो क्या बोलते हैं, अनडिटरमाइंड। नन होमोजेनियस सॉल्यूशन, नन होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन यानी डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, इट मीन्स स्लोप नॉट इक्वल टू होगा, यार ऑब्वियस सी बात है, M1 नॉट इक्वल टू M2 होगा, इट मीन्स रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ C हो जाएगा और इक्वल टू N हो जाएगा। C क्या है, इक्लोन फॉर्म है, इक्लोन फॉर्म नहीं सॉरी, ये क्या बोलते हैं, दोनों मैट्रिक्स को जो एक साथ लिखते हैं ना उसको बोलते हैं। आगे देखेंगे यार, क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आएंगे, ठीक है। सारे हम लोग को PhD थोड़ी ना करना है, क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए सारे, और क्या। इसको कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। अगर मान लेते हैं नो सॉल्यूशन में डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होता है और M1 इक्वल टू M2 होता है पैरेलल के केस में, ठीक है। नो सॉल्यूशन पैरेलल केस में होता है, इट मीन्स रैंक ऑफ A नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ C होगा, ठीक है। बस इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, इट मीन्स रैंक ऑफ A इज लेस देन रैंक ऑफ C हमेशा। देखो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ C होना चाहिए। इक्वल टू N आया इट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन है, और लेस देन N आया इट मीन्स इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। और इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन के केस में भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 होता है, M1 इक्वल टू M2 होता है, यानी कोलिनियर के केस में होता है, ठीक है। तीसरा चीज़ क्या बोला है, रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ C देन एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अगर रैंक ऑफ A इक्वल टू रैंक ऑफ C होगा इट मीन्स एटलीस्ट वन सॉल्यूशन तो पॉसिबल होंगे ही होंगे, ठीक है। आगे रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन द गिवन होमोजेनियस सिस्टम। रैंक ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन
इज गिवन होमोजेनियस सिस्टम। ये जो होमोजेनियस सिस्टम है उसमें नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन आएंगे, ठीक है। और रैंक ऑफ सी इट मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इन गिवन नॉन होमोजेनियस सिस्टम। एक्स इक्वल टू क्या होगा, k1 x1 प्लस k2 x2। अगर ये दिया हुआ है, अगर सपोज कोई क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट मीन्स क्या है, देखो ये x1 x2 किस इंडिपेंडेंट है, पर किस पे डिपेंड कर रहा है, x जो है डिपेंडेंट है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, x1 x2 पे। इसका मतलब इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, डिपेंडेंट है ना। फिर यहाँ पे देखो x1 x2 x3 सारे इंडिपेंडेंट है, पर x जो है वो डिपेंडेंट है किस पे, x1 x2 x3 पे। इट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं कंसेप्ट नलिटी का, ठीक है। नलिटी का क्या कंसेप्ट है उसको थोड़ा सा देखते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। नलिटी का कंसेप्ट देख लेते हैं। नलिटी का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। नलिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ ए एक्स इक्वल टू जीरो। ए एक्स इक्वल टू जीरो मतलब क्या, होमोजेनियस वाला। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए, या फिर बोल सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए, या फिर बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। यार यहाँ पे सारा क्लियरली गिवन है, ठीक है, अच्छे से देखो। फिर क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ सोल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी इसको बोल सकते हैं डायमेंशन ऑफ एनी, समझ गए, नलिटी का ये सारे हैं। फिर क्या बोल रहा है, डायमेंशन ऑफ एनी सेट वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन ए, या फिर सोल्यूशन स्पेस इक्वल टू क्या होता है, इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। सोल्यूशन स्पेस जहाँ बोलेगा वहाँ इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन निकालना, ठीक है। जैसे अगर एक्स इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, ठीक है, इट मीन्स एक्स क्या होगा, सोल्यूशन स्पेस होगा, यानी नल स्पेस होगा, ठीक है। दूसरा चीज़ ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो सोल्यूशन स्पेस होता है क्या होता है, बेसिकली सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर सोल्यूशन स्पेस को भी नल स्पेस बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ना, सोल्यूशन स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो या फिर नल स्पेस ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दोनों बात बराबर ही है, यानी इट मीन्स अगर नल स्पेस है, नल मतलब क्या, जीरो, तो एक्स इक्वल टू जीरो हो, यानी डिपेंडेंट सोल्यूशन आ जाएगा। जब भी एक्स जीरो होता है क्या होता है, डिपेंडेंट सोल्यूशन होता है। और एक्स नॉट इक्वल टू जीरो में इनफाइनेटली मनी सोल्यूशन आता है। इट में डिपेंडेंट भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। इंडिपेंडेंट कब, व्हेन एक्स इक्वल टू जीरो, बेसिक बात है, ठीक है। और एक थोड़ा सा छोटा कंसेप्ट है पर देख लो, कंसेप्ट ऑफ डायगोनलाइजेशन क्या होता है, पी इनवर्स ए इंटू पी इक्वल टू डी होता है। यानी डायगनल, अगर कोई डायगनल मैट्रिक्स को निकालना है, ठीक है, या फिर डायगोनलाइजेशन है, तो इसको ये चीज़ मतलब ये क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, डी इक्वल टू पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, ठीक है। इट मीन्स ए इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक बार पी से मल्टीप्लाई कर दो तो पी इनवर्स खत्म हो जाएगा, और फिर लास्ट से पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी इंटू डी इंटू पी इनवर्स, ठीक है। आगे देखते हैं फिर आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट, ठीक। देखो यार, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं। देखो बेसिकली आइगन वेक्टर का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है ना, वो जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, वो ये होता है, ठीक है। ए एन माइनस लेमड़ा इक्वल टू माइनस वन का पावर एन इंटू डेल का पावर एन, फिर प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस वन इंटू ट्रेस ऑफ ए इंटू डेल लेमड़ा का पावर एन माइनस वन, प्लस माइनस वन का पावर एन माइनस टू इंटू ये क्या है, माइनर्स हैं, ठीक है, मतलब माइनस, ठीक है, डेल वन वन डेल टू टू का माइनस, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल्स के माइनस लेना है, ठीक है। डेल का पावर एन माइनस टू प्लस डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन में बोल दिया, जैसे इसी तरह का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है, और अगर बोल दिया कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बताओ कोफिशिएंट क्या है, यही है ना, इसका हाईएस्ट टर्म है ना, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस वन का पावर एन। अगर बोल दिया कांस्टेंट टर्म इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और पोलिनोमियल में क्या है, तो डिटर्मिनेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यूज देखते हैं, क्या बोल रहा है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि जो ट्रेस आएगा मैट्रिक्स का वही क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। इट मीन्स देखो, ये आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट इक्वल टू डिटर्मिनेंट के बराबर होता है, ठीक है। इफ द मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू जीरो। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आएगा इसका मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल टू कितना होना चाहिए, जीरो ही तो आना चाहिए ना। इसका मतलब कोई एक तो कम से कम जीरो होना चाहिए ना, तभी तो जीरो आएगा। फिर क्या बोल रहा है, इफ़ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन नन ऑफ आइगन वैल्यूज इज जीरो, यानी एक भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, एक भी जीरो होगा तो क्या हो जाएगा, उसका तो क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा ना, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, आइगन वैल्यू ऑफ ए निकालो या फिर ए ट्रांसपोज निकालने को, दोनों का सेम होगा। आइगन वैल्यू ऑफ एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स आर इट्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। देखो, चाहे तो कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो, चाहे तो अपर ट्रायंगुलर या फिर लोअर ट्रायंगुलर या फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स ही क्या होंगे, आइगन वैल्यू होंगे। आइगन वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्री और हार्मिशियन मैट्रिक्स हमेशा रियल आएगा। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और हार्मिशियन मैट्रिक्स है ना, वो हमेशा रियल आएगा। और अगर अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और अस्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का देखते हैं तो आइगन वैल्यू क्या आएगा, जीरो या फिर प्योरली इमेजनरी, हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। आइगन वैल्यू ऑफ यूनिटरी और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स,
इज ऑफ यूनिट मॉडुलस, यानी मैग्नीट्यूड 1 होगा, यानी लेमडा इक्वल टू मैग्नीट्यूड 1 होगा। चाहे तो लेमडा का वैल्यू 1 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है, आयोटा हो सकता है, माइनस आयोटा हो सकता है, इस तरह का रहेगा, ठीक है। यानी यूनिटरी या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू क्या होगा, यूनिट मॉडुलस का होगा। नेक्स्ट में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्री आर रियल एंड द पॉजिटिव इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव। क्या बोल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ रियल सिमेट्री आर रियल एंड पॉजिटिव इफ ऑल इट्स प्रिंसिपल माइनर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अगर सपोज 11 में देखो, अगर कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसका आइगन वैल्यू अगर लेमड़ा है तो ए का पावर एन का क्या होगा, लेमड़ा का पावर एन हो जाएगा। अगर के इंटू ए है तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, के इंटू लेमड़ा हो जाएगा। ए प्लस के आई तो ए का क्या होगा, लेमड़ा, और के का के ही हो जाएगा। अगर ये फॉर्मेट दिया हुआ है यार, सिंपली जहाँ पे ए है ना वहाँ पे के रिप्लेस कर दो, वही हो गया आइगन वैल्यूज, ठीक है। देखो हर जगह वही किया हुआ है, समझ गया। फिर नेक्स्ट में 12 में देखो, 12 में क्या कंसेप्ट है, इफ़ ए इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइगन वैल्यू इक्वल टू लेमडा होगा, तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होगा, 1/λ। और एडजॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है, आइगन एडजॉइंट ए का आइगन वैल्यू कितना निकलेगा, डिटर्मिनेंट ए डिवाइड बाई लेमडा, ठीक है। 13 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइगन वेक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर, ए का पावर एन, ए इनवर्स, एडजॉइंट ए, के इंटू ए, पोलिनोमियल इन ए आर सेम। ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है कि जो आइगन वेक्टर चाहे तो ए का निकालो या फिर ए स्क्वायर निकालो, ए का पावर एन निकालो, ए इनवर्स का निकालो, एडजॉइंट ए का निकालो, के इंटू ए का निकालो, सबका सेम होगा। 14 में क्या बोल रहे हैं कि ए एंड बी आर सम साइज ऑफ मैट्रिसेस, सेम साइज, मतलब ए और बी का अगर सेम साइज मैट्रिसेस हैं तो ए बी और बी ए का सेम आइगन वैल्यूज़ होंगे, ए बी और बी ए का सेम आइगन वैल्यूज़ होंगे। नेक्स्ट यार इसको देख लो, क्या बोल रहा है कि अगर एम हार्मिशियन मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि जो उसका आइगन वैल्यू होगा वो हमेशा क्या आएगा, रियल आएगा, तो लेट्स से डेल एम। और अगर इसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अस्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। और अस्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स का क्या होता है, हमेशा चाहे तो रियल होगा, सॉरी जीरो होगा, या फिर प्योरली इमेजनरी होगा, जीरो या फिर प्योरली इमेजनरी, ठीक है। ये चीज़ में ध्यान में रखना। नेक्स्ट कुछ शॉर्टकट्स देखते हैं, ठीक है। देखो यार कुछ शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। पहला चीज़, इफ़ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एवरी रो और कॉलम इज सेम देन सम इज एन आइगन वैल्यू। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, ये कॉलम में सम करो, 2 + 1 + 0 3, 1 + 2 + सॉरी यहाँ पे 0 होना चाहिए, ठीक है, ये 0 होना चाहिए यार, ठीक है, ये 0 होना चाहिए, हाँ। 1 + 2 + 0 = 3, 1 + 1 + 1 = 3। इट मीन सारे कॉलम में 3 3 आ गए ना, इसका मतलब एक तो पक्का लेमड़ा का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ़ ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इन द रो कॉलम, इन ए रो कॉलम देन द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज ए आइगन वैल्यू। क्या बोल रहे हैं, देखो यार डायगोनल एलिमेंट्स तो पहला चीज़ एक भी नन, मतलब सारा नॉन जीरो होना चाहिए। सारा नॉन जीरो होने के बाद अगर कोई कॉलम में सारे जीरो हैं इसको छोड़ के, या फिर कोई रो में सारे जीरो हैं, या फिर कोई कॉलम में सारे जीरो हैं इसको छोड़ के, तो ये जो अकेला बचेगा ना बेचारा, वही हो गया एक लेमडा का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन है, इसका मतलब लेमडा का वैल्यू 1 1 हो जाएगा, लेमडा का वैल्यू 3 निकलेगा। बाकी कैसे निकालते हैं यार, सम ऑफ द ट्रेस निकाल दो या फिर डिटरमिनेंट निकाल दो। सम ऑफ द ट्रेस इक्वल टू कितना होगा, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स ऑफ फॉर एनी लेमडा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स फॉर एनी लेमडा इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ठीक है। यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा, यानी जब भी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेमडा निकालना है हमेशा ये फॉर्मूले को यूज़ करना, ठीक है, कभी क्वेश्चंस गलत नहीं बनेंगे। एनी मैट्रिक्स एवरी, क्या बोल रहा है, एनी मैट्रिक्स एवरी नॉन रिपीटेड लेमडा देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर फॉर इट। बोल रहा है अगर नॉन रिपीटेड लेमडा है, यानी लेमडा रिपीट नहीं कर रहा है, आइगन वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है, तो उसका एग्जैक्टली एक ही आइगन वेक्टर निकलेंगे, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, अगर मान लेते हैं ए कोई मैट्रिक्स है, उसका आइगन वैल्यू लेमडा है, तो आइगन वेक्टर कितना है होगा, लेट्स से एक्स है, ठीक है। तो ई का पावर एक्स का आइगन वैल्यू कितना निकलेगा, ई का पावर लेमडा, पर ई का पावर ए का भी आइगन वेक्टर कितना ही निकलेगा, एक्स ही निकलेगा। यार अभी हम लोग देखे थे ना, यहाँ पे देखो, चाहे तो पोलिनोमियल हो, ए का पावर एन हो, एडजॉइंट है हो, के हो, सारा का आइगन मतलब आइगन वेक्टर्स क्या था, सेम था, ठीक है। तो देखो यार इस तरह से रिवीजन कर लिए हम लोग सारा, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो हम लोग को थोड़ा सा क्लियरली होगा कैसे कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है, कैसे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, ठीक है। तो वो सब चीज़ देखेंगे, चलो बने रहना, ठीक है, अगला वीडियो में।